टाइम, ठीक है। तो दैट्स वाई मुझे लगता है कि अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। ओके चले मेरा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अब बेटा आज हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही टॉपिक, ठीक है। आज हमारे पास टॉपिक जो है मोशनल ईएमएफ, फिर हम करेंगे ट्रांसफार्मर एंड फिर एनर्जी लॉसेस, ठीक है। तो किस किस तरीके से एनर्जी लॉसेस होता है, ठीक है। तो हम उस सारे प्रोसेस को इसमें डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। आइए शुरू करते हैं मेरे बेटा मोशनल ईएमएफ से। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, ओके। अच्छा मेरे बेटा, व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? देखिए, जब हमारे पास किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाए, ठीक है, किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाए, तो हमारे पास उस मोशन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है टू टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर, दो टर्मिनल ऑफ कंडक्टर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ड्यू टू मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम बोलते हैं मेरा बेटा मोशनल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम क्या बोलेंगे मेरा बेटा ईएमएफ, ठीक है। आइए देखते हैं होता क्या है बेसिकली ईएमएफ के अंदर। हम देखते हैं मेरा बेटा, लेट सपोज कर ले एक गाइड रेल है, ये हमारे पास मेरा बेटा ये इस तरीके से लेट सपोज कर ले, ये हमारे पास एक्स एक्सिस में है, ठीक है ना, और इसके परपेंडिकुलर, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हम बना लेते हैं मेरे बेटा, इसको कनेक्ट कर देते हैं एक एंड से, ठीक है, इन दोनों का एक कनेक्शन बना देते हैं यहां से, ओके। और इस पे हम एक अप्लाई करते हैं मेरे बेटा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर से हम अप्लाई कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, सही। तो ये थ्रू आउट दी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कैसी मेरा बेटा हर जगह मौजूद है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है इस तरीके से परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, ये इस कंडक्टर ऐसे, ठीक है, ये कंडक्टर ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, सही है। तो लेट सपोज करें ये एक्स एक्सिस में, तो ये समझ ले वाई एक्सिस में, ठीक है। अब हम एक कंडक्टर को ले रहे हैं जो इसको स्लाइड करवाएंगे, तो ये देखिए ये एक्स में, तो ये वाला जेड में, और ये वाला मेरा बेटा मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस में, ये मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस में, ये तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे परपेंडिकुलर। देखो ये इससे परपेंडिकुलर और ये दोनों से परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है सर एक अगर एक्स लेंगे तो दूसरा होगा वाई, तो तीसरा होगा जेड, क्योंकि तीनों एक्सिस आपस में कैसे होते हैं परपेंडिकुलर। तो मेरे बेटा एक हमने यहां पर एक रॉड को ले लिया और एक कंडक्टर को ले लिया और उसको मूव करवाया मेरा बेटा इसके ऊपर, ठीक है ना, और इसको मूव करवाना है मेरा बेटा बाय अप्लाइंग सम फोर्स। तो हम इसको मूव करवाएंगे मेरा बेटा बाय सप्लाइंग मेरा बेटा अप्लाइंग सम फोर्स, तो कुछ फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, और उस फोर्स के जरिए इसको ड्रैग करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन याद करें इस कंडक्टर इसको कह रहे हैं, जब भी हम किसी चीज को कंडक्टर कहते हैं वी आर कंसिडरिंग दैट कि वो कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है मेरे बेटा। तो फ्री चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और मेरे बेटा मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करते हुए एक कंडक्टर बेसिकली मूव नहीं कर रहा है, कंडक्टर के अंदर कौन मूव कर रहा है, चार्ज, कौन मूव कर रहा है, और मेरे बेटा चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, है ना, तो चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, तो कंडक्टर का मूव करना बेसिकली किसका मूव करना है, चार्ज का, क्योंकि उसके अंदर मौजूद है चार्ज। तो मेरा बेटा कंडक्टर जब परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो बेसिकली कौन मूव कर रहा, चार्ज मूव कर रहा परपेंडिकुलरली, और चार्ज मूव करेगा तो फिर याद करो फोर्स ऑन अ चार्ज, है ना, मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर फोर्स देखे एक चार्ज में अप्लाई हो जब वो किसमें मूव करे मेरे बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमने देखा था हमारे पास राइट हैंड पाम रूल भी है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल भी है। तो हमने अगर राइट हैंड पाम रूल से देखें, तो राइट हैंड पाम रूल से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा बेटा ऊपर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, फोर्स कहां लग रहा है मेरा बेटा, वेलोसिटी हमारे पास, ये देखिए, हाँ भाई किस तरफ है वेलोसिटी, वेलोसिटी इस तरफ है, इस तरफ खींचे आप, हाँ मेरा बेटा ये देखो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, रॉड को खींच के यहां लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मेरा बेटा मोशन तो इस तरफ हो रहा था, फोर्स कहां लग रहा है मेरा बेटा, तीन चीजों को देखना पड़ता है ना, वी बी एंड एफ,
तो मेरे बेटा v वेलोसिटी, कंडक्टर किस तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ, ये इस तरफ रख लिया थंब को, मेरे बेटा फोर फिंगर को कहां रखना, नीचे, तो पाम हमारा क्या बताता है, फोर्स की डायरेक्शन। तो मेरे बेटा इसका मतलब ये हुआ सर कि जो आपके मुताबिक यहां पर अगर हम यूं देखें तो हमारे पास क्या होगा, फोर्स यहां से देखेंगे तो कंडक्टर में फोर्स जो लगेगा पॉजिटिव चार्ज में, याद करो पॉजिटिव चार्ज में पाम की तरफ लगता है, तो सारे पॉजिटिव चार्ज किस तरफ भागेंगे, पाम की तरफ सर, इस तरफ भागेंगे। लेकिन सर अगर पॉजिटिव चार्ज यहां भागेंगे तो आपने हमें बताया था पॉजिटिव चार्ज तो इस तरफ आएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज तो सर उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागता है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं। तो मेरे बेटा पॉजिटिव चार्ज तो इस तरफ भागा, तो नेगेटिव चार्ज किस तरफ भागेगा, दूसरी तरफ भागेगा, तो इस तरफ, इसका मतलब है सर नेगेटिव चार्ज तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे और पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में चलेंगे। इसका मतलब है रॉड का एक टर्मिनल की तरफ सारे पॉजिटिव चार्ज जमा होना शुरू हो जाएंगे और एक तरफ सारे नेगेटिव चार्ज जमा शुरू हो जाएंगे। तो मेरे बेटा जब पॉजिटिव और नेगेटिव एंड बन जाएगा, सबको समझ आ रही है मेरी बात, तो कंडक्टर मूव करेगा ना जैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में, तो पाम की डायरेक्शन में मेरे बेटा पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है, पाम के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है। तो मेरे बेटा नेगेटिव चार्ज एक तरफ भागेगा, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ। अब जब दो एंड में एक पॉजिटिव बन गया और एक, तो मेरा बेटा याद करो पॉजिटिव साइड हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है और नेगेटिव साइड हमेशा लोअर पोटेंशियल में होता है। इसका मतलब है दो एंड पे हमारे पास एक पॉजिटिव साइड बन गया, एक नेगेटिव साइड बन गया। इसका मतलब है दो साइड पे क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रिएट हो गया। और हम सडनली देखेंगे, अगर मैंने यहां पर मेरा बच्चा गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है तो आप देखेंगे शुरू में तो कुछ नहीं हो रहा था, जैसे ही मैं कंडक्टर को स्लाइड करने लगूंगा तो इस गैल्वानोमीटर में यहां पर मेरा बेटा इसके अंदर हमारे पास यहां से जैसे स्लाइड करूंगा तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहां से यहां होगा ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यहां पर गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, जैसे कंडक्टर को इसके ऊपर मूव करवाओगे गैल्वानोमीटर करंट शो कर रहा है। इसका मतलब है पहले जब रुका हुआ था तब तो कुछ नहीं हो रहा था, जैसे ही मूव करना शुरू किया गैल्वानोमीटर करंट शो कर रहा है। इसका मतलब क्या मेरा बेटा, करंट क्यों आएगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं दो एंड पे तभी करंट फ्लो कर सकता है। करंट नेवर फ्लो व्हेन टू एंड्स ऑफ द टर्मिनल आर एट सेम पोटेंशियल। अगर सेम पोटेंशियल पे दो एंड होगा तो करंट कभी नहीं फ्लो करेगा। करंट तो तब फ्लो करता है जब दो एंड पे क्या क्रिएट हो, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा उस वक्त क्रिएट होता है जब एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड नेगेटिव हो। तो इसका मतलब वो जब तक आप इसके ऊपर मूव करेंगे मेरे बेटा इसमें करंट शो होता रहेगा। इसका मतलब करंट आ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहां पर कंडक्टर मूव कर रहा है और तब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। दैट्स व्हाई इसको बोल रहे हैं मेरा बेटा इमोशनल ईएमएफ। डन है, मेरी बात समझ आई? आइए the EMF induced in a conductor due to motion in magnetic field is called motional EMF। ठीक है, an EMF is induced in a conductor due to motion in magnetic field is called motional EMF। मेरे बेटा मोशनल EMF अगर मैं बात करूं तो यहां पर चार्ज पे क्या लगा था मेरे बेटा, फोर्स। किस वजह से, जब वो किस में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में, और वो है भी कैसा, परपेंडिकुलर होता तो फोर्स कैसा हो जाता था, मैक्सिमम। याद करो मेरे बेटा, जब चार्ज पे फोर्स देखते हैं तो F इज इक्वल टू मेरे बेटा क्या बनता है, Q इंटू V क्रॉस B बनता है, ठीक है, V क्रॉस B बनता है। अब मेरा बेटा अगर मैं इसको क्रॉस खत्म करता था, याद करो V क्रॉस B साइन थीटा आता था क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से। लेकिन सर यहां पर जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आपने पहले ही बता दिया कि कैसे है, तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 मेरे बेटा 1, तो साइन 90 सर यहां पर बन गया, क्योंकि साइन 90 हो रहा है तो इसलिए 1 बन गया है। दैट्स व्हाई हमारे पास फोर्स मैक्सिमम है और मेरा बेटा वो किसके बराबर है, QVB।
है ना, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। ओके मेरे बेटा, अब हमारे पास, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं मेरे बेटा, फोर्स लगाकर कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, मूव, तो इसका मतलब है कंडक्टर को डिस्प्लेस कर रहे हैं। और मेरे बेटा अब जब फोर्स लगा रहे हैं कंडक्टर में तो मैग्नेटिक चार्ज पे फोर्स लग रहा है, और चार्ज अगर लेट सपोज कोई चार्ज मैक्सिमम कितना मूव कर सकता है, कोई चार्ज मैक्सिमम कितना मूव कर सकता है, एक चार्ज अगर पॉजिटिव इस एंड पे था तो मूव करके इस तरफ आ जाएगा, और अगर कोई नेगेटिव था तो वो इस एंड से कहां चलेगा, उस एंड पे चले जाएगा। अगर ये कंडक्टर की लेंथ, अगर आपने इस कंडक्टर की लेंथ आपने ली हुई मेरे बेटा L, ठीक है ना, कंडक्टर की लेंथ कितनी ली हुई L, तो चार्ज कितना फोर्स लगा के मूव कर सकता है, एक एंड से दूसरे एंड L तक मूव कर सकता है, उससे ज्यादा तो मूव नहीं करेगा मेरा बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें तो चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है फोर्स लगाने से, तो चार्ज मूव कर रहा है तो इसका मतलब चार्ज पे फोर्स लगाकर उसको मूव करवाया जा रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है मेरे बेटा, चार्ज पे वर्क क्या हो रहा है, चार्ज पे क्या हो रहा है, वर्क। अगर मैं वर्क निकालने जाए तो कितना वर्क हो रहा है चार्ज पे, बेसिकली इसके मोशन से, तो वर्क ऑन अ चार्ज मेरे बेटा किसके बराबर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना मेरे बेटा, हाँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मेरे बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर सकता है मेरे बेटा, L के बराबर, हाँ L के बराबर कवर कर सकता है, क्लियर है। और F किसके बराबर है मेरा बच्चा, F किसके बराबर है ना, QV मल्टीप्लाई बाय मेरा बेटा L हुआ, दैट इज इक्वल टू वर्क। इक्वेशन नंबर ए बना ले, इक्वेशन नंबर ए बना ले, क्या कर रहा है भाई, ओके इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सर वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट। अब मेरा बेटा वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना, वर्क आपने निकाल लिया, चार्ज पे कितना वर्क हो रहा है, हाँ मेरा बेटा वर्क निकाल लिया मैक्सिमम वर्क, तो मेरे बेटा किसके बराबर है, Q इंटू वी बी इंटू L, सही मेरा बेटा, डिवाइड बाई नीचे कौन है, चार्ज, चार्ज से चार्ज, तो मेरे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर बना, V इंटू बी इंटू L, दैट V इज वेलोसिटी, स्मॉल v इज वेलोसिटी, मेरा बेटा ये क्या है, V वेलोसिटी है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। L क्या मेरे बेटा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सही, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो ये मेरा बेटा अगर तो ये परपेंडिकुलर तो VBL है, और अगर ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो मेरा बेटा क्या आएगा, VBL साइन थीटा आएगा, क्या आएगा, VBL, समझ रहे हो मेरी बात। अगर तो ये कंडक्टर परपेंडिकुलर था तब तो हमने साइन को कितना कर लिया मेरा बेटा 1, और अगर ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ, पेपर में कोई सवाल ऐसा दिया कि जिसमें ये कंडक्टर किसी एंगल पर पड़ा हुआ है विद मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब ये है वहां पर VBL के साथ क्या आएगा मेरा बेटा, ठीक है ना। तो हम लिख भी लेते हैं, एट सम एंगल, अगर विद सम एंगल, अगर कुछ और एंगल है, विद सम एंगल होगा मेरा बेटा, तो उस केस में क्या होना चाहिए, हाँ भाई पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, स्मॉल v इंटू बी इंटू एल साइन थीटा, अगर 90 के अलावा है, ओके क्लियर है मेरी बात। तो दो तीन फैक्टर्स मेरे बेटा, जो मोशनल ईएमएफ है सब किस किस पे डिपेंड कर रहा, किस किस पे डिपेंड कर रहा, एक वेलोसिटी, दूसरा मेरे बेटा, और तीसरा मेरे बेटा लेंथ। कोई बता सकता हो हाउ, कैसे लेंथ पे डिपेंड करेगा, कि लेंथ पे ऐसे डिपेंड करेगा मेरा बेटा कि आप समझ लें मैग्नेटिक फील्ड हर तरफ है। अब अगर कंडक्टर का साइज बड़ा है, लेंथ बड़ा है, तो मेरे बेटा लेंथ अगर बड़ा है तो हम जब कंडक्टर को खींचेंगे तो वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करते हुए जाएगा, तो मेरे बेटा जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करते हुए जाएगा तो इसका मतलब है कि उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, और उतना ज्यादा क्या लगेगा मेरा बेटा, फोर्स, क्योंकि फोर्स डिपेंड करता है ना चार्ज का, चार्ज पे जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब जब सर आप हमारे पास लेंथ ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा क्रॉस होगी, तो इसकी वजह से हमारे पास फोर्स भी क्या लगेगा, चार्ज पे ज्यादा लगेगा, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या क्रिएट होगा, ज्यादा, ठीक है। दैट्स व्हाई हमारे पास एल पे भी डिपेंड कर रहा है मेरा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड पे तो ऑलरेडी डिपेंड करेगा क्योंकि स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा। ओके तीसरा मेरा बेटा किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी, जितना तेजी से ड्रैग करोगे उतना ज्यादा मेरा बेटा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर, ओके। तो दैट्स हाउ मोशनल ईएमएफ exist कि VBL sin theta, V is the velocity, B is the magnetic field, L is the length of the conductor. Done?
आइए हम पढ़ते हैं मेरा बेटा ट्रांसफॉर्मर। मेरा बेटा ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस जो कि क्या करता है मेरा बेटा, चेंज करता है किसको, वोल्टेज को, किसका, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट के अगर वोल्टेज को हम चेंज करते हैं तो वो मेरे बेटा किसके डिवाइस, कौन से डिवाइस से चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर। तो इट इज अ डिवाइस which is used to change the potential difference, voltage, लिख लेते डायरेक्ट। ओके, वोल्टेज ऑफ alternating करंट। तो मेरे बेटा अगर एक अल्टरनेटिंग करंट है, उसको वोल्टेज को चेंज करवाना है, ठीक है, तो हम कौन सी डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं मेरा बेटा, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो बेसिकली इसका काम क्या है, विच इज यूज टू अल्टर दी वोल्टेज। अल्टर का मतलब मेरे बेटा क्या होता है, तब्दील करता है ना, चेंज। अल्टर का मतलब ये कि ये तो हाई भी कर सकता है और लो भी कर सकता है। इसीलिए हमने ट्रांसफार्मर में दो तरह की चीज पढ़ी थी मेरे बेटा, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप होता है और एक, ओके चलिए। तो मेरे बेटा अल्टर चेंज करता है हमारे पास वोल्टेज को। आइए कैसे मेरे बेटा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा किसको मेरे बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन को, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल बेसिकली इसका क्या है, प्रिंसिपल इसका बेसिकली क्या है, सर को तुम अबे सही प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मेरा बेटा, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। किस पे वर्क करता है, इसका मतलब होगा सर म्यूचुअल इंडक्शन में तो होता क्या था कि हम चेंज करते थे करंट प्राइमरी कॉइल का और इंड्यूस होता था ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल, है ना, इंड्यूस होता था ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में, चेंज करते थे हम करंट किसमें। तो मेरे बेटा आइए लिख लेते हैं, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, बेटा आवाज नहीं, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। It works on principle of mutual induction. It works on principle of mutual induction. बस फेंक दो मुझे। हाँ ओके ठीक, चलो ठीक है। तो it works on the principle of mutual induction, ठीक है। तो मेरा बेटा क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन में, the change in current, the change in current in primary coil, ठीक है ना, induce EMF, हाँ मेरे बेटा, in क्या, सेकेंडरी कॉइल। Okay, induce EMF in the secondary coil. That's how the phenomena of mutual induction occur. Okay मेरा बेटा, आइए हम म्यूचुअल इंडक्शन में देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर है बेसिकली वर्क किस पे करता है। तो बेसिकली अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना, सही, तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर जो बना होता है एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट के फॉर्म में बना होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट के फॉर्म में बना हुआ होता है। चलो हम इस तरह ले लेते हैं, लेकिन लेमिनेटेड शीट होते हैं, है ना, लेमिनेटेड शीट होता है। लेमिनेटेड शीट मेरा बेटा एक लेमिनेटेड शीट होता है,
इस तरीके से दूसरी शीट को हम इस तरह इसके ऊपर लगाते हैं, और ये सारी शीटें आपस में कैसी होती है मेरे बेटा, इंसुलेटिंग होती है। कैसी होती है? किसी ऐसे तरीके से कि एक दूसरे पे ये कंडक्ट ना हो, तो इसको इनके दरमियान में हम लैमिनेशन में इंसुलेशन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पूरा एक थिक मटेरियल के बजाय एक इंसुलेटिंग शीट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो मेरा बेटा यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये इस तरीके से ये एक ओके इस तरीके का एक शीट होता है जिसको हम मेरा बेटा बनाते हैं किससे? सॉफ्ट आयरन कोर से। सॉफ्ट आयरन, अब तो याद आ रहा होगा सॉफ्ट आयरन ना, अभी हमने पढ़ा है, सही। सॉफ्ट आयरन और है ना, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, है ना, अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा। ओके, तो सॉफ्ट अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे। यहां पर मेरे बेटा सॉफ्ट आयरन कोर से हम बनाते हैं, और इसको हम जो है मेरे बेटा एक साइड को हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, प्राइमरी कॉइल से, ठीक है ना, और दूसरे एंड को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास बेसिकली इनपुट आता है, जहां से इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज आएगा, और मेरे बेटा इनपुट वोल्टेज जहां पर आएगा दैट इज प्राइमरी, है ना, प्राइमरी वोल्टेज। ओके, और जितना भी यहां पर करंट प्रोड्यूस होगा मेरा बेटा, है ना, दैट करंट इज कॉल्ड प्राइमरी करंट, सही, प्राइमरी करंट, सही। अगर हम यहां से कंसीडर करेंगे मेरे बेटा प्राइमरी का करंट क्या होगा? तब्दील। जैसे ही फ्लक्चुएशन आएगी और करंट तब्दील होगा, तो करंट तब्दील होने से क्या होगा मेरे बेटा? यहां पर चेंज कौन होगा? फ्लक्स। और मेरे बेटा फ्लक्स किसके जरिए लिंक करता है दूसरे एंड पे? कोर के जरिए। किसके जरिए लिंक करता है? तो मेरे बेटा यहां पर फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये मेरे बेटा प्राइमरी से कहां जाएगा? सेकेंडरी पे। और सेकेंडरी पे मेरा बेटा एक और कॉइल बैठा है इंतजार में, ठीक है, कि जैसे ही फ्लक्स चेंज हो तो मैं इंड्यूस करूं किसको मेरा बेटा? फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करेगा ये ईएमएफ को। तो जो यहां पर वोल्टेज मिलेगा मेरा बेटा, है ना, पोटेंशियल मिलेगा, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। और मेरा बेटा ये आउटपुट बेसिकली सेकेंडरी वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। यहां पर सोर्स कोई भी नहीं होता, यहां सोर्स है, ठीक है। तो करंट जैसे ही प्राइमरी का चेंज होगा तो इंड्यूस होगा मेरा बेटा, है ना। क्यों? फ्लक्स चेंज होगा, करंट के चेंज होने से। फ्लक्स क्योंकि करंट डिपेंड करता है ना, फ्लक्स डिपेंड करता है करंट पे, हाँ मेरा बेटा, ट्वाइस ऑफ करंट पे, है ना, ये बार बार आ रहा है, ठीक है। तो मेरा बेटा अगर करंट चेंज होगा तो हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा, वही फ्लक्स लिंक करेगा कोर के जरिए किससे? सेकेंडरी पे। तो मेरे बेटा इंड्यूस होगा किसमें? ईएमएफ। किसमें? सेकेंडरी में। तो इंड्यूस ईएमएफ होगा तो सर जाहिर सी बात है जब भी ईएमएफ इंड्यूस होता है तो करंट फ्लो करता है, एंड दैट करंट इज कॉल्ड सेकेंडरी करंट, ठीक है। तो जो भी करंट फ्लो करेगा सेकेंडरी कॉइल में, दैट करंट इज कॉल्ड सेकेंडरी करंट। ओके, तो मेरे बेटा इसका मतलब ये हुआ सर फ्लक्स के चेंज होने से हमारे पास करंट प्रोड्यूस हुआ है। तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है मेरे बेटा? तीन चीजें है ना, बेसिक तीन चीजें हैं। प्राइमरी कॉइल, सही, क्या है? प्राइमरी कॉइल। ये क्या है मेरे बेटा? सेकेंडरी कॉइल। और ये क्या है मेरे बेटा? सॉफ्ट आयरन, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमारे पास बेसिकली मिलकर कंस्ट्रक्ट करवाती हैं किसको? एक ट्रांसफार्मर। ओके, अब मेरे बेटा जैसे ही प्राइमरी में करंट चेंज करेंगे तो इंड्यूस होगा, चेंज होगा फ्लक्स, और फ्लक्स से इंड्यूस होगा मेरा बेटा ईएमएफ इन दी सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सर फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस हो रहा ईएमएफ। तो इसका मतलब ये हुआ वर्किंग आप जब करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क कैसे कर रहा है ये वर्क ऐसे कर रहा है सर कि अगर मैं इंड्यूस ईएमएफ देखो सेकेंडरी कॉइल में, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, क्योंकि फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या होगा मेरा बेटा? अगर सेकेंडरी कॉइल में आप कह रहे हैं कि इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, वो इंड्यूस ईएमएफ तो सर डिपेंड करता है, माइनस तो आता है किसकी वजह से? लेंज लॉ। सर ये डिपेंड करता है बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, कितनी दफा आपने कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, और कितना ज्यादा फ्लक्स चेंज आ रहा। तो जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स।
1 सेकंड में जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो फैराडे तो यही कहते है ना। और इसकी वजह से मेरे बेटा अगर मैं देखूं प्राइमरी कॉइल में हमारे पास, अगर मैं इसी को प्राइमरी कॉइल में कन्वर्ट करूं तो मेरे बेटा प्राइमरी कॉइल में भी सही यही होना चाहिए माइनस, लेकिन यहां कहां होगा मेरे बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स किसमें देखेंगे, किसमें, प्राइमरी कॉइल में देखेंगे। एंड दैट फ्लक्स हम कंसीडर कर रहे हैं वहां पर जितना चेंज आता है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर होकर कहां चला जाता है, दूसरे में। यहां जितना प्राइमरी में चेंज आता है फ्लक्स का वो पूरा का पूरा कोर में ट्रांसफर होकर दूसरे साइड पे चला जाता है। इसीलिए दोनों तरफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैसे रखा है, सेम, ठीक है ना। तो जितना चेंज यहां पर आ रहा है उतना चेंज दूसरी तरफ भी आ रहा, ठीक है। दैट्स व्हाई जितना इंड्यूस यहां पर होगा मेरे बेटा उतना इंड्यूस यहां पर भी होगा। तो अगर मैं देखूं हमारे पास, अगर मैं इसको डिवाइड करूं मेरे बेटा VS, अगर मैं डिवाइड करूं इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई क्या मेरा बेटा 1, अगर 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा मेरा बेटा, 2 में क्या है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को, तो मेरा बेटा लेफ्ट साइड पे क्या है VP 2 में, और मेरे बेटा 1 में क्या है VS इज इक्वल टू मेरे बेटा इसके लेफ्ट साइड पे 2 को पहले कर रहे हैं ना, तो माइनस NP इंटू डेल्टा फाई डिवाइड बाई, और मेरे बेटा यहां पर माइनस NS इंटू डेल्टा फाई अपॉन, तो मेरा बेटा यहां से यहां माइनस से माइनस, तो इसका मतलब हुआ VP इज इक्वल टू NP डिवाइड बाई VS इज, हाँ मेरे बेटा NS। ठीक है, तो मेरे बेटा अगर यहां पर हम देखें तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है, इस इक्वेशन से पता चलता है कि जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे बेटा किससे, नंबर ऑफ टर्न्स से। तो नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ होगा। देखिए VS के साथ कौन आ रहा, NS, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ईएमएफ चेंज कराना है सर, ये ज्यादा इंड्यूस करवाना है, तो फ्लक्स के साथ साथ एक और चीज भी डिपेंड कर रहा, नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर मैं किसी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू आप बढ़ा देंगे सर, तो उसका ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा क्रिएट हो। ओके क्लियर है। तो इसका मतलब वो कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है, क्लियर यहां तक बात, ठीक है। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतनी ज्यादा मेरा बेटा इंड्यूस ईएमएफ। ओके, ये तो हमने पहली फेरेडो में भी देख चुके हैं। ओके, अगर हम कंसीडर करते हैं कि मेरा बेटा इफ ट्रांसफॉर्मर have 100% efficiency, 100% एफिशिएंसी, कुछ लॉस नहीं कर रहा, 100% एफिशिएंट है, 100% एफिशिएंट है। इसका मतलब ये हुआ सर, आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास जितना इनपुट पावर, मैं जितना पावर इन करवाता हूं, इनपुट पावर बराबर होगा सर आउटपुट पावर के, है ना। जितना इन करवाएंगे उतना ही वो ट्रांसफॉर्म कर देगा पूरे पावर को बगैर किसी लॉस के, बगैर किसी लॉस के। तो इसका मतलब है अगर लॉस ही नहीं करेगा तो एफिशिएंसी कैसी है, 100%। जितनी एनर्जी दे रहे हो उतना ट्रांसफर कर दे रहा दूसरी साइड। तो इसका मतलब है सर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर उस वक्त हो सकता है जब उसकी एफिशिएंसी कितनी हो, सही। तो अगर हमने लिया, अगर ऐसा होगा नहीं कभी, लेकिन अगर ऐसा है ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंसी है उसकी, तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर होगा। इनपुट में कौन है सर, प्राइमरी, आउटपुट में कौन है, सेकेंडरी। तो मेरा बेटा इनपुट पावर, पावर हमने पढ़ा हुआ मेरा बेटा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, है ना, वोल्टेज एंड। तो मेरा बेटा अगर इनपुट पावर देखने जाएंगे तो सर VS इंटू IS इज इक्वल टू, सॉरी VP इंटू इनपुट है ना प्राइमरी में, सही है, IP इज इक्वल टू VS इंटू IS। ओके, अब मेरा बेटा मैं यहां से मल्टीप्लाई में इस तरह भेजूं,
डिवाइड, और ये मल्टीप्लाई में उस तरफ भेजूं डिवाइड, तो मेरे बेटा क्या बना, हाँ भाई Vp डिवाइड बाई Vs इज इक्वल टू Is डिवाइड बाई Ip, दैट इज योर रिलेशन फॉर करंट एंड पोटेंशियल। ठीक है, साफ कर दे मेरा बच्चा, हाँ साफ कर दे, ओके ये साइड तो साफ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर, हमारे पास यहां से दिख रहा है कि करंट और वोल्टेज आपस में क्या है मेरा बेटा, सही। अब बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मेरा बेटा इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर मैं सेकेंडरी को देखूं तो इसका करंट कैसा है, इससे इन्वर्स है ना, तो करंट और, तो ऐसा तो होगा, क्योंकि मेरे बेटा हम करना क्या चाह रहे हैं, ट्रांसफार्मर को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना चाहते हैं। अब दो चीजों का प्रोडक्ट है, अब दो चीजों का प्रोडक्ट होता है ना, तो अगर ये प्रोडक्ट है दो चीजों का, तो अगर एक तरफ वोल्टेज को बढ़ा रहे और करंट कम नहीं हुआ, तो मेरा बेटा क्या इक्वल हो सकेगा, फिर तो क्या होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले से बड़ी नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो ऊपर चले जाएगा 100% से। तो एक तरफ अगर वोल्टेज बढ़वाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ आपको लॉस लेना पड़ेगा, क्यों मेरा बेटा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट जब आप निकालें तो मेरे बेटा आंसर कैसा है, सेम आए। तो इसका मतलब है अगर कंजर्व करवाना चाहते हैं एनर्जी, ठीक है ना, या पावर को कंजर्व करवाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है अगर इसके वोल्टेज को बढ़ाएंगे सेकेंडरी के, है ना, सेकेंडरी को वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट क्या करवाना पड़ेगा, ताकि प्रोडक्ट जब ले तो मेरे बेटा वैल्यू कैसी आए, सेम आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स होता है सर। तो अगर मैं इक्वेशन को तीनों के साथ रिलेट करके लिखूं, लेट सपोज Vp डिवाइड बाई Vs कर लिया, तो इज इक्वल टू Np डिवाइड बाई क्या होगा, Ns इज इक्वल टू मेरा बेटा Is डिवाइड बाई क्या होगा, Ip, है ना। वी कैन रिलेट दीज ऑल इक्वेशंस। एफिशिएंसी अगर हमें निकालना है कि अगर 100% एफिशिएंसी नहीं है, तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ओके, तो मेरे बेटा एफिशिएंसी को हम कैसे लिखते हैं, ईटा से, विच इज इक्वल टू मेरे बेटा आउटपुट डिवाइड बाई, है ना, इनपुट होता था। ये तो हमने कहां से पढ़ा है, 9 से पढ़ा है सर एफिशिएंसी की डेफिनेशन, है ना। पहली दफा हमने एफिशिएंसी को कहां देखा था, 9th, सही, फिजिक्स में। ओके मेरे बेटा इनपुट पावर, इनपुट डिवाइड बाई आउटपुट अगर हमें निकालना है, तो मेरे बेटा अगर आपको एनर्जी के फॉर्म में दिया तो आप एनर्जी के फॉर्म में रख लें, आपको पावर के फॉर्म में दिया तो हम पावर में लिख लेते हैं सर, Vs डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई Is डिवाइड बाई Vp इंटू, सॉरी इनपुट कौन है, Vp डिवाइड मल्टीप्लाई बाई Ip मल्टीप्लाई बाई मेरा बेटा 100, देन यू कैन गेट, सही ना। अभी हमने देखा मेरा बेटा अगर हमें एफिशिएंसी 100%, मेरा बेटा ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी हो 100, तो मेरा बेटा आउटपुट और इनपुट क्या होगा, हमने यही बोला ना, क्या बोला मेरा बेटा, अगर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी हो 100%, तो इनपुट और आउटपुट क्या होगा, बराबर होगा। अगर यहां पर देखो इनपुट और आउटपुट बराबर ले लें, तो मेरे बेटा ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना आएगा, किसी का 0 तो नहीं आता, 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर ले मेरे बेटा, परसेंटेज कितना आ जाएगा, 100%, सही। सर ऐसा तो होता नहीं कि इनपुट और आउटपुट आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसका मतलब है सर अगर इनपुट और आउटपुट इक्वल नहीं होते, आपके कहना का मतलब ये हम समझते भी ऐसा कभी भी नहीं होता।
तो इसका मतलब है सर ये फिर बाकी एनर्जी जाती कहाँ, क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो अप्लाई होती कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू। तो मेरे बेटा अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो तो चेंज होगा, क्योंकि हम एनर्जी तो दे रहे हैं। एनर्जी मेरे बेटा कहां जाएगा, एनर्जी कुछ ना कुछ क्या होता है मेरे बेटा, लॉस। तो एनर्जी कहां कहां लॉस होता है, आइए सीखते हैं यहां पर कि हमारे पास एनर्जी। तो आइए हमारा नेक्स्ट पार्ट है एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉसेस, एनर्जी लॉसेस, एनर्जी लॉस, कहां कहां एनर्जी हमारी जाया होगी। आइए एनर्जी लॉसेस में मेरा बेटा इसका पहला हम पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज एडी करंट। एडी करंट, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। अच्छा, एडी करंट लॉस को देखें मेरा बेटा, होता क्या है कि जब हम सर इस तरह के सॉफ्ट आयरन कोर की आपने बात की कि अगर मैं इसको कोर में लूं इस तरीके से, तो अगर मैं इसको कोर में लूं, ठीक है, इसको कोर में लूं रेक्टेंगल फॉर्म में, और अगर मैं इसको सॉलिड ले लेता हूं, बिल्कुल सॉलिड, ठीक है ना, तो इस तरीके से एक सॉलिड रेक्टेंगल ले लेते हैं। एक सॉलिड रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो मेरे बेटा अगर इस रेक्टेंगल में अगर हम देखें इस तरह शीट के फॉर्म में बीच से होलो है, ठीक है ना, इस तरीके से कनेक्टेड, इस तरीके से, इस तरह से। चलो अगर हम इसमें देखें मेरा बेटा होगा क्या कि अगर मैंने कोर में यहां से प्राइमरी एक कॉइल बनाया हुआ, एक तरफ से सर आपने सेकेंडरी कॉइल बनाया हुआ। सर हम एक बात कर रहे हैं कि जब करंट चेंज होता है, करंट चेंज होता है प्राइमरी कॉइल में, तो फ्लक्स चेंज होता है ना मेरा बेटा, तो वही ट्रांसफर होता है सर कहां पर, सेकेंडरी में, ठीक है, उसके वजह से इंड्यूस होता है ईएमएफ। सर क्या हमारे पास ये जो मटेरियल बना हुआ है, जिस मटेरियल से कोर, तो कोर में क्या कोई फ्लक्स का कोई ताल्लुक नहीं बनेगा? तो जवाब है हाँ बनेगा, क्योंकि मेरा बेटा ये भी कैसा है, कंडक्टिव है। तो सर अगर इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इसमें भी इंड्यूस होता है ईएमएफ और करंट फ्लो करता है? तो मेरा बेटा जवाब है यस। तो इसके अंदर जब ये कोर के अंदर देखें, कॉइल की तो हमने बात की, हम तो कॉइल खेल रहे हैं, कोर में तो हमने देखा ही नहीं। तो कोर में अगर हम देखें एक रेक्टेंगुलर कोर में कि हमारे पास मेरा बेटा अगर एक रेक्टेंगुलर कोर है इस तरीके से, ठीक है ना, और हमारे पास ये कोर में यहां पर मेरा बेटा एक सर्कुलर करंट बनने लगता है अंदर, ड्यू टू फ्लक्स चेंज यहां पर सर्कुलर करंट बनता है, सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलेटिंग करंट इस तरीके से, ठीक है मेरे बेटा। अब ये करंट बनता है, अब ये करंट अगर बनेगा, इसको कहते हैं बेसिकली मेरे बेटा, क्योंकि फ्लक्स का चेंज लिंक कर रहा है इस कोर से भी, और कोर के अंदर भी प्रोड्यूस हो रहा है मेरे बेटा क्या, करंट, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ सर ये कोर में अब जो ये करंट है ना, अगर इसकी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी सर, हर करंट की एक मैग्नेटिक फील्ड होती, तो मेरे बेटा ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। इसका मतलब है सर जिसने इसको पैदा किया था ये वाला फ्लक्स, अब ये इसी को क्या कर रहा है, अपोज, तो पहले से मेरे बेटा फ्लक्स को क्या कर देगा, कम। तो एनर्जी तो सर लॉस होगी, लेकिन एनर्जी किस तरीके से लॉस होगी मेरे बेटा, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो मेरे बेटा ये जो फ्लक्स कोर के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट करंट इज कॉल्ड सर्कुलर करंट, सर्कुलर करंट, सर्कुलर करंट, सर्कुलर करंट इन दी, कहा मेरा बेटा, कोर इज कॉल्ड एडी करंट, इसको कहते हैं एडी करंट। तो ये खुद ब खुद थोड़ी आया सर, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो यहीं से आया था। तो इसका मतलब है सर ये यहीं से प्रोड्यूस हुआ, ये कहीं और से नहीं आया। तो इसका मतलब है ये ओरिजिनल वाले को पहले से क्या कर रहा है, कम, क्योंकि खुद क्या कर ले रहा है मेरा बेटा, ले रहा। तो इसका मतलब ये हुआ ये खुद ओरिजिनल से ले रहा है,
तो इसका मतलब है ये ओरिजिनल वाले को पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये करंट मेरा बेटा कुछ एनर्जी को क्या कर लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा ये कोर, और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगा। दैट करंट इज कॉल्ड एडी करंट। अब मेरा बेटा इसको सर हम खत्म कैसे करें एडी करंट को? मेरा बेटा होता क्या है कि अगर हम ये जो है हमारे पास इस करंट को देखें तो मेरा बेटा ये 3D करंट होगा। 3D करंट कैसे होगा? ये जब ये सर्कुलर फ्लो करेगा ना तो ये अंदर तक, अगर ये मोटा सा कोर है, समझ रहे हो, तो मोटा सा कोर है तो ये पूरा अंदर तक फ्लो करेगा, यहां से चलेगा, और जितना दूर तक फ्लो करेगा उतना ज्यादा क्या करेगा, पूरे कोर में हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर किसी तरीके से हम कोर को क्या कर दे, जितना पतला कर देंगे, तो कोर को जितना पतला कर देंगे तो करंट का इफेक्टिव पाथ के वो फ्लो करे आगे तक, वो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, कम। तो अगर हम किसी तरीके से कोर को, मेरी बात समझ आ रही है मेरे बेटा, कोर में ये 3D पूरा में सर्कुलेट करता है, और जैसे जैसे ये सर्कुलेट करेगा हर जगह इफेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को ओरिजिनल वाले, तो मेरे बेटा उससे क्या होगा, ज्यादा हीट लॉस होगा। अब हम अगर किसी तरीके से इस करंट के इफेक्टिव पाथ को कि ये फ्लो ना करे, पूरे कोर में थ्रू आउट हर जगह से फ्लो ना करे, तो हम क्या चाहते हैं कि इसके पाथ को क्या कर दिया, इफेक्टिव पाथ को डिक्रीज कर दिया जाए। तो अगर इफेक्टिव पाथ को हम डिक्रीज करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बनाते हैं मेरे बेटा, लेमिनेटेड बनाते हैं। अब लेमिनेशन से होगा क्या, तो ये एक को एक शीट की, मेरे बेटा जैसे लेमिनेशन का मतलब सबको समझ आ रहा है ना, जैसे कॉपी आपके पेजेस हैं पतले पतले शीट से मिलके, अगर उनको बना दो तो मेरा बेटा एक दिखता तो सॉलिड है लेकिन है कैसे, लेमिनेटेड है शीट के फॉर्म में। तो इसी तरीके से ये कोर बनता है लेमिनेटेड पेजेस के फॉर्म में। लेकिन ये एक पेज दूसरे से कैसा होता है, इंसुलेटिंग होता है। कैसा होता है, इंसुलेटिंग से फायदा क्या होता है सर, ये जो करंट एडी करंट होता है ये उसको अगली शीट में इफेक्ट करने नहीं देता। उससे क्या होगा मेरा बेटा, उससे लॉस की जो एडी करंट है उसको लॉस, एडी करंट होगा तो लॉस, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी मेरे बेटा, कम। तो उसके पाथ को हम डिक्रीज कर देते हैं। क्यों मेरे बेटा, क्या लगाकर, लेमिनेशन में, हमारे पास लेमिनेशन में इंसुलेशन कर देते हैं। तो इंसुलेशन से मेरे बेटा होता क्या है कि एक कोर का या एक शीट का करंट दूसरे वाले को इफेक्ट नहीं करता, उसकी वजह से एनर्जी लॉस भी क्या हो जाता है मेरे बेटा, कम हो जाता है। दैट्स हाउ वी कैन डिक्रीज कि मेरा बेटा इसको किस फॉर्म में बनाया जाए, सॉलिड के फॉर्म में नहीं बनाया जाए, किस फॉर्म में बनाया जाए, लेमिनेशन। तो जब भी आप देखेंगे कि हमारे पास जब भी ट्रांसफार्मर बनता है तो ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर हमेशा लेमिनेशन के फॉर्म में बनता है, और हर लेमिनेशन एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है। क्लियर है? ओके मेरे बेटा, तो हम क्या लिखा, हमने क्या पढ़ा, यहां पर पढ़ा सर हमने ये कि to make the core laminated and insulated which decrease, किसको डिक्रीज कर रहा है मेरा बेटा, इफेक्टिव पाथ ऑफ एडी करंट, इफेक्टिव पाथ ऑफ एडी करंट को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एंड दैट डिक्रीज क्या करेगा मेरा बेटा, दैट डिक्रीज द एनर्जी लॉसेस, दैट डिक्रीज द एनर्जी लॉसेस। ओके, दैट डिक्रीज द एनर्जी लॉस। तो इसीलिए हम एडी करंट को खत्म करने के लिए हमेशा इसको किस तरह फॉर्म में बनाते हैं मेरे बेटा, लेमिनेटेड फॉर्म में बनाते हैं। क्लियर है मेरे बेटा? एक लॉस तो हमें यहां से नजर आ गया। सबको समझ आया? ठीक है मेरे बेटा, चलें आगे, नेक्स्ट पढ़े। आइए नेक्स्ट मेरा बेटा है, हमने पढ़ा है हिस्टेरेसिस लॉसेस। ठीक है, व्हाट इज हिस्टेरेसिस लॉसेस सर? इसके अंदर हिस्टेरेसिस का काम क्या आ गया सर? काम तो आएगा क्योंकि हिस्टेरेसिस हमने पढ़ा कहां है, मैग्नेटिज्म। कहां पढ़ा है मेरा बेटा, हिस्टेरेसिस हमने कहां पढ़ा है, मैग्नेटिज्म। अच्छा, मैग्नेटिज्म में पढ़ा तो हिस्टेरेसिस लॉसेस में कैसे काम आ रहा है, आइए सीखते हैं मेरे बेटा। दूसरा हमारे पास इफेक्ट होता है हिस्टेरेसिस लॉसेस।
दूसरा लॉस यहां से आता है मेरा बेटा, एडी करंट को कम कर लिया, खत्म नहीं कर सकते, ओके कम कर लिया, ठीक है, लेमिनेटेड बनाकर शीट को, इंसुलेटेड और लेमिनेटेड, एक पूरा सॉलिड बनाओगे तो ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। अच्छा मेरा बेटा हिस्टेरेसिस लॉस, अब हो क्या रहा है मेरा बेटा हिस्टेरेसिस लॉसेस में, यहां समझिए हमने डेफिनेशन में लिखा है सर कि ये करंट कौन सा है, अल्टरनेटिंग। हाँ मेरे बेटा कौन सा करंट है, अच्छा सर अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट मींस मेरे बेटा उसका मतलब क्या है, मींस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ, क्या मेरा बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं है मेरा बेटा, इसी को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं ना, जो अपनी डायरेक्शन को क्या करता रहता है, क्या करता रहता है, चेंज करे। सर अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, हाँ मेरा बेटा इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर तुम देखो, अगर मैं ऐसे ले लूं मेरा बेटा, लेट सपोज सर्कुलर करंट बन रहा है, कॉइल के अंदर सर्कुलर करंट बना, अब मेरा बेटा अगर मैं लेट सपोज ऐसे लेता हूं तो उल्टा कर लो मैग्नेटिक फील्ड को और करंट को, अब मेरा बेटा देखो होगा क्या, करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी, नीचे से ऊपर, है ना, एक दफा क्लॉकवाइज है, ये सर्कुलर कॉइल है ना, इस पे करंट लो मेरा बेटा नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से कहां जाएगा, ऊपर इस तरफ, तो इसका मतलब हुआ सर इस दफा तो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर हमारे पास क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड सर गया ऊपर, लेट सपोज, ओके इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं करंट को सर बदलेंगे, फिर एक हाफ के बाद क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, क्यों मेरा बेटा, क्योंकि कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, तो वो एक दफा क्लॉकवाइज होगा, तो एक दफा जैसे ही क्लॉकवाइज होगा, अभी तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज होगा मेरा बेटा, ठीक है ना, क्लॉकवाइज होगा सॉरी, तो मेरा बेटा देखो कहां जाएगा, जैसे यूं करोगे तो कहां जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, उस दफा सर नीचे चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है जो फ्लक्स है सर, जो ये कोर के अंदर फ्लक्स है, ये जितने भी मैग्नेटिक चीजें हैं मेरा बेटा, उसकी डायरेक्शन भी क्या होंगी, बार बार क्या होंगी, चेंज। एक दफा मैग्नेटाइजेशन कहां जाएगा, डोमेन एक तरफ अलाइन होगा ऊपर की तरफ, एक दफा फिर जैसे ही चेंज करोगे तो कहां अलाइन होगा, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो हमारे पास क्या होगा, that change the magnetic domain, that change the direction of मैग्नेटिक डोमेन। इसका मतलब ये हुआ सर अगर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब हुआ, अब याद करो मैग्नेटाइजेशन का फिनोमेना, ठीक है, एक दफा अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो अलाइनमेंट यूं हो गई, सारे एक तरफ हो गए मेरे बेटा, है ना, एक तरफ हो गए। लेकिन सर जैसे ही आप उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो मेरे बेटा क्या होगा, पहले तो मैग्नेटिक डोमेन अल्टर होंगे, डीमैग्नेटाइज होंगे, और फिर दूसरी तरफ अलाइनमेंट हो जाएगी। तो प्रोसेस चलेगा कैसे सर, पहले एक तरफ क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन, पहले क्या हो गया, अगर एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना तो मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, और जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा तो पहले क्या करेगा मेरा बेटा, डीमैग्नेटाइज करेगा, क्योंकि उस तरफ से खत्म होगा तो दूसरी तरफ जाएगा ना, तो मैग्नेटाइज्ड होगा, डीमैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है, डीमैग्नेटाइज होगा, एंड देन उसके बाद क्या होगा मेरा बेटा, मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। सर आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप देखें तो कहना आप ये चाहते हैं कि अगर मैं याद करवाऊं आपको मेरा बच्चा, ये हमने पढ़ा था कि हमारे पास मैग्नेटाइजिंग करंट एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, है ना, हिस्टेरेसिस में ऐसे पढ़ा था मेरा बेटा, एक दफा अलाइनमेंट हुई, मैग्नेटिक बन गया, एक दफा मैग्नेटिक बन गया, देन हमारे पास करंट जीरो हुआ,
अल्टरनेटिंग करंट है ना, कैसे चलेगा? अल्टरनेटिंग करंट है, इसको चलाते भी है पॉजिटिव करंट। क्या हुआ पहले? 0 से मैक्सिमम, तो सर मैग्नेटाइज हो गया। फिर सर ये ऊपर से कहां आता था? 0, तो सर 0 आएगा तो फिर यहां हो जाएगा, इसके अंदर कुछ है ना, क्या रह जाती मेरे बेटा, तो क्या बोलते थे? सैचुरेशन तो आ जाती थी सर, उसके बाद हम भूल जाते हैं। ओके, है ना? हाँ भाई, उसके बाद हमारे पास अब करंट कहां जाएगा? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जाएगा तो सर पहले तो क्या करेगा? डीमैग्नेटाइज, उसको डीमैग्नेटाइज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। फिर सर दूसरी तरफ मैग्नेटाइज करेगा, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो दोबारा इसको क्या करेगा? 0। एंड देन फिर क्या करेगा मेरा बेटा? यहां पर आएगा, एंड देन हमारे पास इस तरह लूप बनेगा सर। तो डायरेक्शन जैसे जैसे करंट की चेंज होगी उसके साथ साथ ये लूप भी चलेगा, ठीक है ना? एक दफा मैग्नेटाइज, करंट 0, फिर मैक्सिमम, फिर हमारे पास 0, फिर इस तरीके से लूप चला। तो ये तो हिस्टेरेसिस में पढ़ा था सर हमने, है ना? पढ़ लिया बेटा सबने? कुछ बच्चे बाहर के भी है ना, यहां तो पढ़ा चुके तो मुझे याद है। ओके, नहीं हमारे बैच 2 वाले भी नहीं पढ़े। ओके, तो हमारे पास हिस्टेरेसिस लूप बनेगा। तो सर ये तो असल में आप कहते हैं ये तो लॉस होता है, ये जो लूप है इसमें मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होता है अल्टरनेटिंग करंट के साथ। एक दफा पॉजिटिव में हुआ, एक दफा तो ये करंट के साथ चेंज हो रहा है सर। तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये जो लूप होता है ना, ये लूप आपने बताया था कि जो एनर्जी का लॉस है, ये लूप बता रहा है किसको मेरे बेटा? एनर्जी लॉस। और एनर्जी लॉस आपने बताया था सर कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ, है ना, याद है? एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप। हाँ भाई याद है? तो जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा लॉस होगा। क्यों मेरे बेटा? इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए करंट ज्यादा चाहिए, मैग्नेटाइज करने के लिए करंट क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन जितना मुश्किल होता है उतना ज्यादा क्या होगा मेरे बेटा? लॉस भी होगा। अगर आप कंटिन्यूअसली मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं तो लॉस भी क्या होगा? तो सर इसको एरिया को हम कम करना चाहते हैं, तो जितना एरिया कम रखेंगे सर उतना एनर्जी का लॉस भी क्या होगा? कम। तो बताइए कौन सा ऐसा मटेरियल होता था जो एनर्जी के लॉस को कम करता है? 2 तरह के मटेरियल पढ़े हमने। एक कहलाता है मेरा बेटा हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और एक कहलाता है हार्ड, को याद करो, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिसको मैग्नेटाइज करना भी मुश्किल होता है और डीमैग्नेटाइज करना भी मुश्किल होता है। तो उसमें याद करो लॉस भी क्या आएगा? और मेरे बेटा जो सॉफ्ट होगा उसको आसानी से मैग्नेटाइज भी कर पाएंगे और डीमैग्नेटाइज भी कर पाएंगे, तो उसका एरिया क्या होता था? तो मेरे बेटा यहां पर हमने लिखा नहीं ये कौन सा मटेरियल है। दैट्स व्हाई हम क्या, किसको लॉस कम करना चाहते हैं? कौन से लॉस को? समझ आया? सही। तो ये आसानी से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता रहेगा अल्टरनेटिंग करंट के साथ, वरना जितना मुश्किल होगा उतना ज्यादा क्या करेगा मेरे बेटा? लॉस करेगा। उसका मतलब एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की क्या हो जाएगी? पहले से कम हो जाएगी। इसी वजह से हम कौन सा लगाते हैं मेरे बेटा मटेरियल? सॉफ्ट आयरन। क्लियर है? ओके, तो वी यूज कौन सा मेरा बेटा? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट आयरन कोर, जिसको हम बोल रहे हैं सॉफ्ट आयरन कोर। सही। तो सॉफ्ट आयरन कोर का एरिया क्या होगा? छोटा, लॉस भी क्या होगा मेरा बेटा? कम। समझ आया मेरा बेटा? हाँ सही सही, अभी याद आ गया ना, जब टेस्ट लेते हैं तभी याद होता है। चलिए साफ कर दूं मेरा बेटा? उस साइड को कर दूं? हाँ चले। क्लियर है मेरे बेटा? तीसरा हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ, हाँ मेरा बेटा रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल।
रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। सर आपने जो कॉइल बनाया क्या ये फ्री ऑफ रेजिस्टेंस है? ये फ्री ऑफ रेजिस्टेंस है क्या? नहीं। जाहिर सी बात है जब भी करंट फ्लो करेगा सर तो उसके अंदर क्या होगा, कोई भी कंडक्टर हो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस मौजूद होगा मेरे बेटा। रेजिस्टेंस क्या होता है? हाँ भाई, कोलिजन ऑफ क्या? कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ किसके साथ मेरे बेटा? एटम। ऐसे ही है ना? तो मेरे बेटा जब भी सर इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे तो करंट जैसे ही फ्लो करेगा इस वायर के अंदर जो कॉइल है हमारा उसका भी रेजिस्टेंस होगा सर। तो क्या उसमें लॉस आएगा? तो जवाब है मेरा बेटा हाँ, कॉइल गर्म होगा, जितना देर चलेगा उतना ज्यादा गर्म हो जाएगा, चाहे कोई ट्रांसफार्मर ही क्यों ना हो। तो मेरा बेटा इसका मतलब ये हुआ सर कि इसके अंदर भी लॉस आता, हाँ एनर्जी का लॉस आता है, दैट इज इक्वल टू सर हमने पढ़ा हुआ आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, है ना? दैट इज द एनर्जी लॉस, पावर लॉस नहीं मेरे बेटा। आई स्क्वायर आर तो क्या होता था? पावर लॉस, और मल्टीप्लाई बाय टी दैट इज द एनर्जी लॉस, है ना? टाइम को उधर भेज देंगे तो एनर्जी अपॉन टाइम पावर बन जाएगा आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर क्या होता है मेरे बेटा? पावर, है ना? सबको याद है, बताने की जरूरत तो नहीं ना? तो मेरे बेटा पावर इज इक्वल टू, पावर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है सर आई स्क्वायर आर, और मेरा बेटा एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, दैट इज योर एनर्जी लॉस। सही ना? तो इस ये एनर्जी लॉस किसके वजह से हो रहा है मेरे बेटा? रेजिस्टेंस की वजह से। तो जितना ज्यादा इस कॉइल के अंदर रेजिस्टेंस होगा तो जो हम इनपुट और आउटपुट में देखना चाहते हैं वो 100% कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों मेरे बेटा? उस कॉइल के अंदर भी लॉस आ जाएगा, तो वो लॉस आएगा तो एफिशिएंसी में फर्क आ जाएगा इनपुट और आउटपुट में। तो सर ये तो कहां के लॉसेस बता रहे हैं आप, पता नहीं। ओके चल, तो आते हैं ये सारे लॉसेस आते हैं, ठीक है? तो मेरा बेटा रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हुआ, तो सर अगर इस लॉस को कम करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, हर का बताया तो इसको भी बता दें मेरे बेटा, कर लेते हैं इसको भी कम। तो रिड्यूस करना चाहते हैं सर तो क्या करें मेरा बेटा? एक ही चीज है, टाइम भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, काम चल रहा है, करंट भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, एक ही चीज है, रेजिस्टेंस को क्या कर दें? अब सर रेजिस्टेंस को कम करने का तो एक ही तरीका है कि रेजिस्टेंस में आपने हमें पढ़ाया था कि ये बराबर होता है फॉर्मूला रेजिस्टेंस का रॉ एल बाई ए। तो जितना थिक वायर लेंगे एरिया क्या होगा? जितना थिक वायर लेंगे एरिया क्या होगा? ज्यादा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। तो थिक वायर लेंगे तो एरिया क्या होगा? ज्यादा, रेजिस्टेंस क्या होगा मेरे बेटा? और रेजिस्टेंस कम होगा तो एनर्जी लॉस भी क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ सर कि आप क्या करना पड़ेगा हमें, या तो पहला तो एक रेजिस्टेंस को कम करने के लिए पहले तो हम कॉपर ले लें कि ऐसा वायर बनाए, ऐसा वायर ऐसे मटेरियल का बनाए जिसका रेजिस्टेंस कम से, ऐसे वायर ले, ऐसे मटेरियल का वायर ले जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, और जितना रेजिस्टेंस इसका कम होगा उतना एनर्जी लॉस भी क्या होगा? कम। और अगर मटेरियल ले लिया फिर भी हमें लॉस ज्यादा लग रहा, हमने मटेरियल ले लिया उसका जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है वो हमें ज्यादा लग रहा है, तो अब क्या करें? उसके बाद हम क्या करेंगे मेरे बेटा? वायर को क्या करेंगे? थिक करेंगे। क्या करेंगे? थिक वायर करेंगे, वायर को थिक करते जाएंगे। तो जैसे जैसे वायर को थिक करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा मेरे बेटा? कम होता जाएगा, तो एनर्जी लॉस भी क्या हो जाएगा मेरे बेटा? कम हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? ओके। और याद रखें एक इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिकल बात यह है कि ऐसा नहीं है कि थिक वायर हर जगह लगा दो, है ना? थिक वायर लेने में सर पैसे भी तो खर्च होते हैं, है ना? उसका कॉस्ट कौन बर्दाश्त करेंगे? ठीक है, ट्रांसफार्मर हमने बड़ा अच्छा बना दिया, मार्केट में बिक ही नहीं रहा, ठीक है, लोगों के पहुंच से बाहर हो गए, ठीक है। तो अब क्या करें? तो थिक वायर हर जगह इस्तेमाल कर ले? नहीं मेरा बेटा, क्योंकि देखो एनर्जी लॉस ना करंट से क्या है? स्क्वायर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि करंट जितना ज्यादा होगा एनर्जी स्क्वायर टाइम्स बढ़ के आएगा लॉस में। तो इसका मतलब सर आप ऐसा हमें सोचना पड़ेगा, जिस साइड पे करंट ज्यादा है उस तरफ क्या लगाएं? थिक वायर। जिस साइड पे करंट कम आ रहा पोटेंशियल बढ़ेगा, करंट क्या हो जाएगा? इनवर्स है। अभी हमने पढ़ा ट्रांसफार्मर में। और मेरा बेटा जिस साइड पे करंट ज्यादा आ रहा, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, जिस साइड पे करंट ज्यादा आ रहा है उस साइड पे हम थिक वायर लगाएंगे, ताकि वहां पर जितना करंट क्योंकि ज्यादा है तो लॉस होने के चांसेस वहां ज्यादा है, तो वहां पर हम थिक यूज करेंगे। तो अगले साइड पे तो करंट पहले ही कम है तो लॉस होने के चांसेस भी
कम। समझ आए? ओके, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल बात है। ओके मेरे बेटा, तो ये हमारे पास कुछ लॉसेस थे एनर्जी के, ये भी आपको पढ़ा दिया। तो ट्रांसफार्मर में हमने 3 लॉसेस पढ़ लिए। ओके, एडी करंट, हिस्टैरिसीस एंड रेजिस्टेंस। ओके, दैट्स व्हाई हमारे पास इनपुट और आउटपुट बराबर नहीं प्रैक्टिकली। टाइम है ना हमारे पास? पास पेपर सॉल्व करें, चलें बस सही है आज के लिए, इतना काफी है। हमारे पास एक टॉपिक अभी रहता है जनरेटर का इसमें, ठीक है, और कुछ पार्ट रहते हैं, फिर देन हमारे पास ये वाला चैप्टर खत्म होगा। आप लोगों को जब भी मैं ऑप्टिकल ज्योमेट्री पढ़ाना है, मैं चाह रहा हूँ जल्द से जल्द पढ़ाए, ठीक है। उसके लिए मैं ऑनलाइन क्लास लाजमी कंडक्ट करूँगा। ओके, तो उसके बगैर ये